वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक और अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भारत के जो राज्य हैं और उनके संघ शासित प्रदेश हैं। तो पहले जो इसमें ये टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, तो हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम चलिए देखते हैं। इसके पहले जो हम वीडियो बनाए हैं आई होप आपने देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। और ये जो है ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा और एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है ये। चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु आप जानते हैं कि बाघ है। और देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु अभी तो बाघ है, इसके पहले बाघ न होकर शेर को बनाया गया था। लेकिन चूंकि शेर की संख्या कम हो रही थी इसलिए फिर किसको बना दिया गया, बाघ को बना दिया गया। और आप जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। इसके तहत हम बाघ को संरक्षण प्रदान करते हैं। और बाघ जो है वो आप जानते हैं कि काफ़ी विश्व में पूरे अगर पसंदीदा अगर पशुओं की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर आता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जैसा आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। मोर को जो वैज्ञानिक नाम पे जानते हैं वो जानते हैं पावोक स्टेटस। और भारतीय वन एवं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था फ्रेंड्स। तो 1972 के तहत ये जो अधिनियम था प्रोटेक्शन वाला, इसके तहत इसको मोर को काफ़ी प्रोटेक्शन की श्रेणी में रखा गया है कि कोई इसको हानि न पहुंचाए। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ हम आपको और भी प्रतीक कुछ बताना चाहेंगे, जिसमें से जैसे पहले हम यही जाने कि हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है, तो देखिए जो अपना ध्वज है आप जानते हैं कि 3 रंगों वाला तिरंगा जो ध्वज है, इसमें से ऊपर केसरिया, बीच में व्हाइट और नीचे ग्रीन रंग होता है। इसके बीच में एक चक्र होता है जिसमें से कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। एक चीज़ और, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये है। और इसमें से देखिए ये जो चक्र लिया गया है, तो चक्र कहाँ से लिया है, हमने लिया है अशोक स्तंभ से। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उससे हमने इस चक्र को अडॉप्ट किया है। और ये जो है ये 22 जुलाई 1947 को हमने इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था। तो इस प्रकार से तिरंगा मतलब कि केसरिया और बीच में व्हाइट और नीचे ग्रीन मिलके बनता है। अगला देखिए इसमें राष्ट्रीय ध्वज का चक्र प्रतीक है। देखिए ये किसका, एक न्याय का प्रतीक है, ठीक है, किसका, और इसमें 24 तीलियां होती हैं। इसके साथ हम जानेंगे राष्ट्रगान। देखिए जो राष्ट्रगान है ये हमारा जो जन गण मन गाया जाता है राष्ट्रगान है, जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है, ये 52 सेकंड में गाया जाता है। और हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको लिखा था। 24 जनवरी 1950 को हमने इस गान को क्या किया था, अपनाया था। अब देखिए इसको जो गाने का पूरा टाइम है वो है 52 सेकंड। अगर इसको शॉर्ट में गाया जाए तो शॉर्ट में गाने के लिए इसको सिर्फ 20 सेकंड का टाइम लिया जाता है। तो ये भी अगर कभी आए कि शॉर्ट में गाने के लिए कितना टाइम है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक चीज़ और जो इसमें मेंशन नहीं है, आपको राष्ट्रगीत जो है अपना, आप जानते होंगे कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है अपना, तो ये राष्ट्रगीत जो है ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। और इसको हमने फिर क्या किया था कि 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया था राष्ट्रगीत के रूप में। इसके साथ हम पंचांग भी देखते हैं। तो अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत से राष्ट्रीय पंचांग लिया गया है। और इसमें से जो पहला महीना होता है वो चैत होता है। और जो ये चैत होता है, ये जो अपन ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है उसमें से अगर 22 मार्च देखें तो 22 मार्च और ये चैत का पहला जो पहला दिन होता है वो, और ये 22 मार्च दोनों मैच करते हैं। कभी कभी अगर लीप ईयर होता है तो वहाँ पर 21 मार्च को ये अपना चैत का पहला महीना क्या करता है, कैलकुलेट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने राष्ट्रीय प्रतीक थे कुछ। अब चलिए अगला जो अपना देखिए टॉपिक है वो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो जैसा कि हमारा जो संविधान है तो उसके भाग 1 में बताया गया है कि भारत के इतने राज्य होंगे, इतने संघ शासित
प्रदेश हैं उनके बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन संविधान के भाग 1 में किया गया है। तो चलिए इसको देखिए शुरू करते हैं। और भाग 1 में जो है वो 1 से लेके फ्रेंड्स 4 तक अनुच्छेद कितने हैं, 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक इसमें भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। भारतीय संसद अगर चाहे तो नया राज्य बना सकती है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नया राज्य कौन गठित कर सकता है, संसद। इसका मतलब यह है कि राज्यों को अपने मतलब भले ही राज्य है लेकिन अपनी वो सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता है इस तरह से। तो ये जो अधिकार है ये सिर्फ संसद को दिया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति जो है वो किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। जैसा अभी हमने देखा कि सिर्फ संसद ही है जो उसको क्या कर सकती है, बदल सकती है। राज्यों को ये अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिससे विभाजन का डर हो रहा था, तो इसलिए ऐसा किया गया था। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की जो कार्यपालिकीय शक्ति है वो किस में निहित है, संसद में। संसद से ही ऐसा किया जा सकता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, अब देखिए संविधान का प्रथम अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है तो ये कहता है यूनियन ऑफ स्टेट भारत के लिए। और यहाँ पर यह भी है कि जब ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि राज्यों को अपने आप से संघ से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है। ये बिना मतलब अनुमति के इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो उनको इस तरह की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही कथन क्या है, देखिए संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, देखिए पहली अनुसूची बदलेगी और चौथी अनुसूची इसमें क्या होगी, बदलेगी, कि संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जिसकी सीमा में परिवर्तन किया जाना है या जिसके नाम के उसमें परिवर्तन किया जाना है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी स्टेट को बदलना है, उसके क्षेत्र को बदलना है, उसके नाम को बदलना है, तो पहले क्या किया जाएगा कि संसद उसको एक वो भेजेगी कि इस प्रस्ताव को आप क्या कर दो, पारित कर दो और हम इसको बदल रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तब भी संसद को ये अधिकार है कि वो इसको क्या कर सकती है, अपने शक्ति के हिसाब से बदल सकती है। भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना होता है। अब देखिए अगर कोई नया राज्य बनाना है तो किस तरह के विधेयक से उसको पारित किया जा सकता है, तो साधारण बहुमत से उसको पारित किया जाता है। एक बात और यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी राज्य अलग करने का या इस तरह का कोई प्रावधान की करना होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही विधेयक को लाया जाता है, बिना अनुमति के नहीं लाया जाता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि को वहाँ पर भेज देता है और वो शासन वहाँ पर उसके नुमाइंदे के रूप में करता है। कथन और कारण देखिए दिए हैं। कथन में है भारत संघ नहीं है, तो ये बात यहाँ पर क्या गलत है, भारत एक संघ है। और कारण यहाँ पर दिया है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को है। ये बात सही है क्योंकि अगर संसद चाहे तो राज्य की अनुमति के बिना भी ऐसा कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है या किसी के साथ किसी राज्य को जोड़ सकती है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर। तो मतलब ये कि जो भी संवैधानिक उपबंध है इसके तहत राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, एक को दूसरे में मर्ज किया जा सकता है या फिर नाम परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सही कथन देखिए यहाँ पर दिए हैं कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट, अभी हमने जो देखा कि
अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही गई है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा इसमें कथन है कि एस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। अब देखिए ये चीज़ क्या है, भाषा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाए कि न किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए एक एस्केधर आयोग बनाया गया था। तो एस्केधर आयोग उस समय जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने 1947 में बनाया था। 1947 में एस्केधर आयोग बनाया, लेकिन आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें ये कहा कि भाई भाषा के आधार पर न बांटा जाए, इसको प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से क्या किया जाए, बांटा जाए। तो सुविधा के हिसाब से बांटने का मतलब यही था कि फिर वो जो और लोग थे जो भाषा के आधार पर चाहते थे बंटवारा, ये मतलब अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उनमें काफ़ी आक्रोश आया। इसके बाद जब ये आक्रोश आया तब फिर एक कमेटी और बनाई गई थी जिसका नाम है JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इस प्रकार से एक JVP कमेटी बनाई गई थी। तो JVP कमेटी जो है ये 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इसमें भी इसने क्या किया था कि भाषाई आधार को सही नहीं माना था। लेकिन अब हुआ क्या, अब आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे। यहाँ पर देखिए अगला कथन यही था कि ये पंडित जवाहरलाल, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल ने भाषाई आधार पर इसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अब थोड़ा और इसको जान लीजिए। तो पट्टाभी सीतारमैया जो थे, मतलब आंध्र प्रदेश में, वो अपने भाषाई आधार पर कि हमें मतलब तेलुगु भाषी हम जितने हैं इनको सबको अलग से एक राज्य बना दिया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। और 1952 में पट्टाभी सीतारमैया की मृत्यु हो गई। उसी मतलब उसमें वो भूख हड़ताल पे चले गए और वो 56 दिनों के बाद मर गए। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जब उफान आ गया तब सरकार को क्या करना पड़ा कि एक मतलब आयोग बनाना पड़ा, और उस आयोग का नाम क्या है, फजल अली आयोग। क्या नाम है, फजल अली आयोग। तो ये जो फजल अली आयोग बना, इस फजल अली आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट के आधार पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही फिर जो सारे राज्य थे उनको भाषाई आधार पर भी अलग किया गया। लेकिन उससे हमारे देश के संगठन में कोई विकृति नहीं आई, हालांकि हमारा देश और भी मजबूत हो गया। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना होगा। तो देखिए अगर कोई नए राज्य का सृजन अगर करना है तो प्रथम अनुसूची में हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। भारत में संघ शासित प्रदेश, अब देखिए भारत में संघ शासित प्रदेश वर्तमान स्थिति में कितने हैं। पहले देखिए 7 थे। इसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि इसमें जब 370 धारा जब खत्म कर दी गई, जो कि एक अस्थायी धारा थी जम्मू कश्मीर में, और इसको क्या किया गया कि अक्टूबर में 31 अक्टूबर को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, मतलब कि एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया। तब ये भी 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कितने हो गए, पहले 7 थे प्लस 2 9 हो गए। अब देखिए फिर क्या किया गया, इसके बाद में क्या किया गया कि हमारा जो दादर नगर हवेली और दमन दीव है ना, मतलब दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनको क्या कर दिया गया, एक में मर्ज कर दिया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में अपने पास जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, 8 हैं। तो वर्तमान की स्थिति में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या हैं, राज्य हैं। क्योंकि देखिए पहले राज्य 29 हो गए थे, लेकिन आप जानते हैं कि तेलंगाना बना था 2014 में, 2 जून 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया। तो जैसे ये अस्तित्व में आया था तो 29 राज्य हो गए थे। लेकिन अब के हिसाब से देखें तो एक राज्य घट के 2 मतलब जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया। तो इस प्रकार से अब 28 और 8 का रेशियो है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का स्थान, अब देखिए लोकसभा जो है, लोकसभा में अगर उस तरह से देखें तो केंद्र शासित प्रदेश की जो सीटें हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं। ठीक है,
कितनी हो सकती हैं? 20। अब देखिए इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये काफ़ी नया टॉपिक भी है थोड़ा सा, मतलब लेटेस्ट से, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए क्या है कि 552 सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम लोकसभा में, 552 सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं, ये एक प्रावधान है। अब इसमें से बांटा क्या गया था? इसमें बांटा गया था कि 530 का चुनाव होगा, तो और चुनाव में मतलब ये राज्यों से आएंगी, और 20 किससे आएंगी? ये आएंगी केंद्र शासित प्रदेश से, और प्लस 2 किससे होगा कि इनको चुना जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियंस होंगे। तो इन सारे को मिला के कितना हो गया? 552 हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम वाली बात है। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान में ये पूरी जो है 545 है। ठीक, अब देखिए तो 545 है, तो 545 में अब किस हिसाब से है? अब 545 के हिसाब से अगर वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आती है कि देखिए पहले क्या था कि 530 था प्लस 20 था। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जम्मू कश्मीर की 6 सीटें, अब ये सारी देखिए राज्यों की थी, और इसमें से किसकी भी जुड़ी हैं? जम्मू कश्मीर की भी जुड़ी हैं। ठीक है, इससे 6 सीटें बाहर चली गई। तो देखिए ये कितना बन गया? 524 बचा। तो राज्यों में कितनी है वर्तमान में? 524। और यही 6 सीटें अब कहाँ को चली जाएंगी? इधर को चली जाएंगी। अब देखिए वास्तव में उस समय भी 20 सीटें तो थी नहीं। उस समय क्या था कि 7 सीटें थी दिल्ली की, और 6 सीटें थी अलग अलग स्टेट की। मतलब जब 7 केंद्र शासित प्रदेश से, तब 7 दिल्ली की हो जाती थी सीटें लोकसभा में, और 6 अन्य की हो जाती थी। तो 7 6 13 हो जाता था, और 13 और 6 जम्मू कश्मीर वाली आ गई। ठीक है, तो कितनी हो गई? 19 हो गई। तो वर्तमान में देखिए क्या स्थिति है कि 524 सीटें राज्यों की हैं, 19 सीटें किसकी हैं? केंद्र शासित प्रदेश की हैं। तो इस बात को आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके रखना, ये नया अपडेट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अगला देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को, अभी जैसे हमने चर्चा की थी कि इसमें आया, तो जब ये बना तो उस समय 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में इसको क्या किया गया था? विभाजित किया था। भारत में वर्तमान में अभी हमने चर्चा किया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन दीव ये सब क्या हैं? ये संघ शासित प्रदेश हैं। वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला। अब देखिए इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश की पहले जो राजधानी थी क्या थी? अमरावती। तो अमरावती थी। अब भी ये जो देखिए जब आंध्र प्रदेश से हैदराबाद, इसको तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद ही बनी रही, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी फिर क्या बना ली? अमरावती बना ली। तो इस प्रकार से इसकी राजधानी वही हो गई जो बहुत पहले थी। दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया है। तो ये किससे दिया गया है? 69वें संविधान संशोधन के तहत। तो 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। सही कथन है यहाँ पे। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? और इसको मिला 1987 को, और उस समय जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 36वां, नहीं सॉरी ये 36वां नहीं था, खैर इसको देखना होगा। तो ये था कि गोवा 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। ये 36वां जो था ये सिक्किम से संबंधित है फ्रेंड्स। दीव खंबात की खाड़ी ये क्या है? एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। तो देखिए पहले गोवा और दमन दीव ये दोनों मिले हुए थे, क्योंकि भाई जब ये मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं थे तब ये दोनों एक ही उससे शासित हो रहे थे। तो इसलिए फिर बाद में जब ये हमें प्राप्त हुए तब हमने क्या किया? इसको अलग अलग 2 भागों में बांट दिया। सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था 36वें संविधान। तो इसको देखो, ये था 36वां संविधान संशोधन जिसमें से सिक्किम को जोड़ा गया था। राज्य का
भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा, यानी कि राज्यों का भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही अनुक्रम यानी कि कालक्रम पहले कौन बना। तो देखिए पहले इनमें से अगर 4 में देखें तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्रम सही है। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर क्रम है, तो देखिए जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ का स्वरूप जो आया वो कब आया, 1 नवंबर 2000 को। देखिए नवंबर 2000 में 3 राज्यों को अलग किया गया था। 1 नवंबर को किया गया, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। फिर 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। फिर 15 नवंबर को अलग कर दिया गया झारखंड को, कहाँ से, बिहार से। और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म भी होता है, तो इसलिए उसको उसी दिन अलग किया गया। तो उत्तराखंड की देखिए स्थापना दिवस अगर देखें तो यहाँ हम कहेंगे 9 नवंबर को मनाई जाती है, 9 नवंबर। और यहाँ पर देखिए विकल्प से राज्यों और उनके गठन का वर्ष मिलाना है, तो आंध्र प्रदेश जो है देखिए 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। और ये जो है ये भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। हरियाणा कब बना, 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, और सिक्किम 1975 में मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। पुनः देखिए मिलान करना है, तो राज्य और स्थापना दिवस, तो नागालैंड 1963 में, 1 दिसंबर 1963 में बना, अस्तित्व में आया। मेघालय जो है वो 21 जनवरी 1972 में आया। सिक्किम 16 मई 1975 को आया। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को अपने अस्तित्व में आया। राज्यों के निर्माण का अवरोही क्रम यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, हरियाणा 1966, महाराष्ट्र 1960, राजस्थान 1956। सत्य कथन इस प्रकार से हैं, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, तो जो पहले बम्बई राज्य हुआ करता था इसको 2 भागों में बांटा, तो गुजरात और महाराष्ट्र आ गए। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में शामिल था, तो हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, फिर बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उल्फा उग्रवादी संबंधित हैं। उल्फा उग्रवादी कहाँ संबंधित हैं, ये असम से संबंधित हैं। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश से। देखिए अब ये जो नाम आ रहे हैं उल्फा उग्रवादी, पीपुल्स वार ग्रुप, तो ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब ये विभाजन की मांग कर रहे थे अपनी कि हमें भाई अलग स्टेट बना दो, तब ये काफ़ी उग्र रहे, इसलिए इनका नाम यहाँ पर आ रहा है। कावेरी जल विवाद का जो संकट है वो देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल से संबंधित है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना ये 1953 में की गई थी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ था किसका, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार के रूप में आया था कब, 1953 में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगला देखिए अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नागरिकता। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, और अच्छे क्या फ्रेंड्स, देखिए इनमें जो जानकारी आपको दी जा रही है वो रियल में बहुत ही ऑथेंटिक है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, तो आप इसका एंजॉय करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।